ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कंप्लीट करने के बाद में अगर हम लोग आज जाते हैं यूनिट 1 जो इलेक्ट्रोस्टैट है, इसमें जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को कंप्लीट कर लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग गॉस लॉ में एंटर करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। गॉस लॉ में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो हमारे सामने एक हेडिंग आता है एरिया वेक्टर। देखिए, एरिया वेक्टर के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें तो आप यहां पे कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर। जैसे सपोज आपने देखा कि ये एक कोई मेरे पास में प्लेन है और इसका सरफेस एरिया अगर हम लोग बात कर लें, यहां पर इसका अगर हम लोग सरफेस एरिया इसकी बात कर लें कि इसका एरिया ए है, तो अगर आपसे कोई कह दे कि बतलाओ व्हाट इज द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर के बारे में आप बताओगे कि एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसे आपने देखा कि ये प्लेन इस तरीके से है, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा ये आप देखेंगे, ये जो वेक्टर होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके एरिया वेक्टर को यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम लोग यहां पे सपोज यूनिट वेक्टर जैसे सपोज एन कैप अलोंग द वेक्टर डायरेक्शन में होता है, तो अगर हम लोग देखें यहां पर के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, तो आपको मालूम है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आप इस तरीके से इसको देख लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए और इंटू कितना हो जाएगा ये एन कैप, या अगर आप यहां पे इसको चाहें तो ऐसे मॉड लगा के भी लिख सकते हैं यहां पे। तो पहले यहां पे समझने वाली बात है कि व्हाट इज द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या है। तो एरिया वेक्टर के बारे में आप यहां पे समझ सकते हैं, एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। ये थोड़ा सा यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा कहां काम करता है, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। जैसे आपने देखा कि ये सरफेस है और इस सरफेस का ये नॉर्मल है, तो आपने देखा कि एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर अलोंग टू द नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया के ये कैसे वर्क कर रहा है, नॉर्मली काम कर रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसके मैग्नीट्यूड को, और इसका जो हेड है वो क्या बतला रहा है हमें, इसके डायरेक्शन को। तो जैसे सपोज आपने देखा कि ये पूरी सरफेस ए है और इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से हम लोगों ने लिया, तो यहां हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर आप स्मॉल क्रॉस सेक्शन छोटा सा अगर कट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि पूरी सरफेस का एरिया ए है, अगर आपने इसका एक छोटा सा यहां पे क्रॉस सेक्शन कट कर लिया इस तरीके से, इसका एरिया जैसे सपोज आपने डीए लिया, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो कैसे काम करेगा, डीए वेक्टर काम करेगा। तो फिर आप यहां पे इस तरीके से उसको ले सकते हैं, एन कैप इज इक्वल टू डीए वेक्टर अपॉन डीए। ये थोड़ा सा आपको यहां पे समझना होगा एरिया वेक्टर के बारे में। मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। तो मैं एक बार फिर से अपनी बात को कंप्लीट करता हूं। अगर आपसे कोई कह दे कि व्हाट इज द एरिया वेक्टर, तो आप बतलाओगे कि एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये वेक्टर ए है, ये मेरे पास में इस सरफेस के कैसे वर्क यहां पे काम कर रहा है, नॉर्मली इस सरफेस के इस तरीके से यहां पे जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल को थोड़ा हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि सॉलिड एंगल क्या है, तो सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा हम लोग ऐसे समझते हैं कि सपोज ये आपने देखा कि कोई एक स्फीयर ले लिया और ये स्फीयर का सेंटर है इस तरीके से ये O, और आपने देखा कि इस पूरे स्फीयर का एरिया यहां पे अगर आप देखते हैं इस तरीके से, मेरे पास में इस स्फीयर का एरिया अगर आप देखते हैं सपोज S है, हम लोग इसका मैं एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं, पूरे सरफेस एरिया जैसे इसका S है, हम लोग यहां पे एक एलिमेंट कट कर लेते हैं ये, और ये अगर आपने देखा कि ये एलिमेंट इस तरीके से हम लोग देख लें, ये हम लोगों ने देखा, ये सपोज एलिमेंट हम लोगों ने कट कर लिया,
और ये एलिमेंट इसके सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे इसका ये जो एलिमेंट है, ये इसके सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। इसका जो मेरे पास है दैट इज डीएस। ये यहां पर आपने देखा पूरी सरफेस का एरिया, जैसे आपने देखा क्या है? एस। हम लोगों ने एक छोटा सा जो एलिमेंट कट किया, इसका एरिया कितना है? डीएस। और ये जो एरिया एलिमेंट है, इस स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पे ऐसे भी कह सकते हैं सॉलिड एंगल के बारे में कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। यहां पे आप इस तरीके से देखेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। किसी एरिया एलिमेंट के द्वारा किसी स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है, उस एंगल को हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। तो यहां पर अगर हम चाहें तो देख लें कि एक चीज आपको बड़े अच्छे से यहां पे पहले तो डेफिनेशन ही देख लीजिए, द एंगल सबटेंडेड बाय ए स्फेरिकल सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। जैसे आपने देखा कि एक कोई मेरे पास में स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इसकी सरफेस पर अगर हम लोगों ने डीएस लिया, तो यहां पर मुझे मालूम है कि जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम लोग देखें यहां पे स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये ऐसे मेरे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या चाहे तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि ds अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि ये मेरे पास में जो एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट के द्वारा किसी सेंटर पर बना जो सॉलिड एंगल है, डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो रहा है? डीएस अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं बात कर दूं ड्यू टू द होल सरफेस, पूरे स्फीयर की वजह से, या ड्यू टू द स्फीयर, अभी जो आपने सॉलिड एंगल फाइंड आउट किया है डीएस, वो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से किया आपने, है ना। और अगर मैं कह दूं पूरे स्फीयर की वजह से क्या होगा, तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे यहां पे डी ओमेगा इज इक्वल टू, यहां पे आप देखेंगे डीएस अपॉन आर स्क्वायर, और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन इस तरीके से आप देखेंगे दैट इज ओमेगा, और 1 अपॉन आर स्क्वायर डीएस का इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे एस, और आपको पता है डीएस का इंटीग्रेशन एस होने का मतलब पूरे स्फीयर के एरिया की अगर हम लोग बात कर लें, तो पूरे स्फीयर का जो एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से जब आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। ये यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि किसी स्फीयर का पूरे का अगर सॉलिड एंगल हम लोग देखें कितना होता है, तो वो कितना आएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। और अगर आप कोई एलिमेंट कट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, इसकी वजह से सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, तो वो डी ओमेगा इज इक्वल टू आपके सामने कितना होगा? डीएस अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग फिर से अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। अगर आपसे कोई कहते कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है, तो आप क्या बतलाओगे? द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। किसी सरफेस एरिया एलिमेंट के द्वारा किसी स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। तो आपने देखा जैसे ये डीएस कितना एंगल यहां पे सबटेंड कर रहा है? डी ओमेगा। अच्छा, ये जो चीज यहां पे आ रही है डीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हम यहां पे समझ लेते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, जैसे आपने देखा ये वाला, जैसे अगर हम लोग यहां पे एरिया ले लेते हैं, तो इस एरिया के लिए आप देखिए R1 की, यहां पे अगर आप देख रहे हैं, और यहां पे ये जो A डबल डैश B डबल डैश एरिया ले रहे हैं हम लोग, उसके लिए डिस्टेंस यहां से क्या है? R2। तो अगर एरिया कम हो रहा, तो यहां पे आप देख रहे हैं डिस्टेंस भी तो कम होती चली जा रही है। इसीलिए हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जो एरिया मेरे पास में होगा, सरफेस एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। और इसी आधार पे मैंने क्या किया था कि डीएस अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या लिया था? कांस्टेंट। और उसी कांस्टेंट को हम लोग यहां लेके चल रहे थे, डी ओमेगा इज इक्वल टू डीएस अपॉन आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अभी आपने एक चीज देखी सॉलिड एंगल के केस में भी कि ये एक नॉर्मल सरफेस है। अगर कोई एक ओब्लिक सरफेस है, जैसे सपोज आपने देखा इस तरीके से कोई एक ओब्लिक सरफेस है,
मैं थोड़ा सा अलग से बना के समझाता हूं ओब्लिक सरफेस के लिए। सपोज जैसे मान लीजिए एक मेरे पास में आप देखा नॉर्मल सरफेस की जगह इस तरीके से एक कोई ओब्लिक सरफेस के लिए सॉलिड एंगल हम लोग यहां पे फाइंड करते हैं, ये ऐसे। इस तरीके से जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक ओब्लिक सरफेस है, देख लीजिए आप दोनों फिगर एक साथ तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। यहां पे जैसे ऊपर वाले फिगर में आप देख रहे हैं, यहां पे यहां ये आप देख रहे हैं कि सरफेस इस तरीके से नॉर्मल सरफेस है, और यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एक ओब्लिक सरफेस ऐसे दिखाई दे रही है। तो अगर ये कोई एक ओब्लिक सरफेस है तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूं कि ये इस तरीके से स्ट्रेट हम लोग ऐसे जाते हैं। इसका जो एरिया वेक्टर है, सपोज इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ये डीएस, यहां पे हम लोग एक एरिया, जैसे इसका मेरे पास में एरिया डीएस है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां काम करेगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एरिया वेक्टर कैसे काम करता है, नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका ये एरिया वेक्टर ऐसे काम करेगा डीएस, और ये एंगल अगर आपने देखा कितना है, थीटा। ये एंगल आपने देखा क्या है, थीटा, इस तरीके से। और जब ये वेक्टर डीएस है और यहां पे आपने देखा तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, डीएस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं फिर से बात कर दूं कि ये जो मेरे पास में एरिया हम लोगों ने डीएस लिया था, इसका एरिया वेक्टर कहां काम करेगा, नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड, जैसे कि आपने ये देखा डीएस। और चूंकि वो ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके साथ में कितना एंगल बना हुआ है, थीटा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डीएस कॉस थीटा। अब हम एक ऐसे एरिया को इमेजिन कर रहे हैं जो नॉर्मल हो। जैसे अगर आप देखें, हम लोग एक नॉर्मल एरिया को अगर इमेजिन कर रहे हैं, ऐसे हम लोगों ने नॉर्मल एरिया एक ऐसे ये इमेजिन किया, ये नॉर्मल एरिया लिया, तो आप बताइए इसका अगर मेरे पास में ये एरिया मैं ले लेता हूं डीएस डैश, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने डीएस डैश लिया है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किसके अलोंग होगा, डीएस डैश जो मेरे पास एरिया वेक्टर होगा वो किसके अलोंग होगा, डीएस कॉस थीटा के डायरेक्शन में होगा। और यहां पर जो मेरे पास सॉलिड एंगल है वो कितना है, डी ओमेगा, डिस्टेंस आर, और ये सेंटर ओ। तो जब ये जो ग्रीन कलर से मैंने इमेजिन किया है, ये आपने देखा, देखो ये नॉर्मल है, और ये ब्लैक वाला कैसा, ओब्लिक है। तो ये जो नॉर्मल वाला है ग्रीन वाला डीएस डैश, उसका जो एरिया वेक्टर है डीएस डैश बराबर, अगर आप देखेंगे वो किसके इक्वल है, डीएस कॉस थीटा के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि देखो ये भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है और डीएस कॉस थीटा भी इसी लाइन में है। तो डीएस डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएस कॉस थीटा। और अगर मैं यहां पे सॉलिड एंगल की बात कर लूं अब कि सॉलिड एंगल यहां पे क्या होगा, तो बच्चों आपको पता है बहुत अच्छे से, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस डैश, और अपॉन नीचे कितना हो जाता है, आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस डैश की वैल्यू अगर आप देखेंगे जो कि कितना है, डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लोग चाहें तो अगर इसे एक वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें, इन वेक्टर नोटेशन इसका क्या होगा, तो वेक्टर नोटेशन के बारे में मैं थोड़ा समझा दूं कि डी ओमेगा इज इक्वल टू, इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं डीएस डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्लास 11th में आपने प्रीवियस क्लासेस में वेक्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपके टीचर ने बताया होगा कि a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b, and theta is the angle between them। तो अगर आपने देखा कि ds डॉट एन कैप है तो ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ds, एन कैप यूनिट वेक्टर है, जैसे कि आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1, यानी कि यूनिटी, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आपने देखा ds डॉट एन कैप इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ds कॉस थीटा के। तो यहां पर हम चाहें तो ये जो आपने देखा ds cos थीटा, इस ds cos थीटा को हम लोग ds वेक्टर डॉट एन कैप से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज को यहां पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि अगर मेरे पास में अगर नॉर्मल सरफेस है इस तरीके से, तो इस नॉर्मल सरफेस के लिए यहां पर जो सॉलिड एंगल होगा डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, ds अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर कोई ओब्लिक सरफेस है इस तरीके से आपने देखा, उस ओब्लिक सरफेस के लिए मेरे पास जो सॉलिड एंगल आएगा वो कितना आएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डीएस कॉस थीटा अपॉन
r², जिसको वेक्टर नोटेशन में हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, इसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग चलते हैं ओब्लिक के बाद में। सबसे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सॉलिड एंगल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट स्टेरेडियन होती है, और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसी होती है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपने इस तरीके से देखा, सबसे पहले सॉलिड एंगल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, दूसरा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, और तीसरा इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपने देखा कि सॉलिड एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आगे मैं बात कर लूं कुछ यहां पे पॉइंट्स की, जैसे 1 स्टेरेडियन। तो थोड़ा सा 1 स्टेरेडियन को मैं थोड़ा लिख के समझा दूं। जैसे आपने देखा कि डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, ds अपॉन r² होता है। अगर मैं लिख दूं इफ ds इज इक्वल टू r², अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक स्टेरेडियन किसी स्फीयर के सेंटर पर बना वो सॉलिड एंगल है जिसका एरिया किसके इक्वल हो रहा है, ध्यान से देखिए, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इक्वल हो रहा है। तो यहां पे मैंने उसी चीज को एक्सप्लेन किया कि 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जो इसका एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के कैसे है, इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पे क्या डिस्कस किया कि 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसके बाद में कुछ हम लोग यहां पे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय हेमीस्फीयर, जैसे अगर आपने देखा कि कोई एक हेमीस्फीयर है, जैसे आपने देखा कि कोई एक हेमीस्फीयर इस तरीके से हम लोगों ने ले लिया, तो उसके लिए कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, तो अपन जानते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन r² होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds अपॉन r² हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन r² ऐसे ही रहेगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई r² होता है, तो हेमीस्फीयर के लिए जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2 पाई r²। तो इससे ये कैंसिल होगा, तो आप देखेंगे हेमीस्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, 2 पाई SR होगा। जबकि यहां पे सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज सरफेस, अगर कोई क्लोज सरफेस है तो यहां पे मैं बिल्कुल वही चीज डिस्कस करूंगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू, जैसे आपको पता है ds अपॉन r², इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन r² ऐसी रहेगा ds, और ds का इंटीग्रेशन h। तो नॉट ओनली फॉर द स्फीयर, आप देखेंगे 4 पाई r² से कटेगा, कोई भी सरफेस हो क्लोज होनी चाहिए, बस वो कोई भी क्लोज सरफेस है, नॉट ओनली फॉर द स्फीयर, केवल स्फीयर अकेले के लिए नहीं, कोई भी क्लोज सरफेस है उसके लिए जो सॉलिड एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉलिड एंगल के बारे में बहुत अच्छे से समझे और सॉलिड एंगल के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, एक मेरे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मोस्टली जरूर आता ही है। तो आप इसको प्लीज समझिए, अगर आपसे कोई कह दे कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत ध्यान से समझेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जैसे सपोज हम लोग एक कोई सरफेस ले लेते हैं, ये हम लोगों ने कोई ऐसे एक सरफेस ले लिया, ये कोई क्लोज सरफेस हम लोगों ने ले लिया, और आपसे कोई कह दे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप बताओगे कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे आपने देखा कि ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, जैसे आपने देखा ये कोई एक इलेक्ट्रिक लाइन आपने देखा इस तरीके से, ठीक है, और ये भी आपने देखा कि एक कोई लाइन है इस तरीके से, ठीक है, ये आपने देखा, और भी ये आपने देखा कि लाइन है इस तरीके से, ये भी आपने देखा कि ये लाइन है इस तरीके से। तो अगर आपसे कोई कहते व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप बतलाओगे
कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली वर्ड पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पे जब आप देखेंगे तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेसेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या और करके आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट एरिया नॉर्मल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर आपसे कोई कह दे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप क्या बताओगे कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेसेस नॉर्मली प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये एक कोई सरफेस है जिसका एरिया यहां पे आपने देखा कितना है S। अगर हम लोग इसके एरिया की बात कर लें कि S, हम लोग इसका एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं यहां पे। ये जैसे सपोज हम लोगों ने एक इसका एलिमेंट कट कर लिया और इस एलिमेंट का एरिया कितना है ds। तो अगर इसके एरिया वेक्टर की अगर हम लोग बात करें कि इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, तो आप देखेंगे एरिया वेक्टर इस तरीके से आपको पता है कि नॉर्मल टू द प्लेन कैसे होता है आउटवर्ड। ये इसका एरिया वेक्टर होगा विच मेक्स थीटा एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां मैं एक बार फिर से अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूं। एक बार आपसे मैं फिर बात करता हूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप बोलोगे द नंबर ऑफ लाइंस या द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सम सरफेसेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नॉर्मली क्यों है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहां जब आप देखेंगे तो मैं आपको एक बात बतला दूं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड एरिया वेक्टर ds is defined as the electric flux d phi E। अगर मैं बात कर लूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट, पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट, ये जो मेरे पास एरिया एलिमेंट है इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। आपको ये देखने को इस तरीके से मिलेगा। अगर हम लोग यहां पे टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, पूरी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पूरी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। और अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा ई डीएस कॉस थीटा, जिसमें से ई कॉस थीटा आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में अगर आप देखेंगे डीएस और डीएस का इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे एस, तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाता है ई एस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, तो एक बात मैं आपको यहां पे थोड़ी समझा लूं कि यहां पर जो एंगल है थीटा, वो एंगल किस किस के बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई, और दूसरा एरिया वेक्टर डीएस। दूसरा किसके बीच में है, एरिया वेक्टर डीएस। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ केसेस देख लेते हैं। अगर सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई सरफेस जो है वो फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर, तो जानते हैं सरफेस नो डाउट परपेंडिकुलर है। जैसे आपने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और सरफेस नॉर्मल टू द फील्ड है, तो सरफेस का जो एरिया वेक्टर आप कट करोगे, वो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 0। देखो नो डाउट सरफेस परपेंडिकुलर है, लेकिन उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है डीएस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो E और ds के बीच का एंगल कितना होगा, 0। और जब यहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे फाई, ये सफिक्स में होना चाहिए, फाई E
इज इक्वल टू ES cos थीटा होता है। थीटा की जगह जब 0 रखेंगे तो ये फाई E इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ES। दूसरा केस, इफ द प्लेन सरफेस इज पैरेलल, अगर प्लेन पैरेलल है तो अगर आप देखेंगे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेन पैरेलल, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे काम करेगा, DS इधर जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और जब वो 90 डिग्री एंगल बना लिया तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये फाई E इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 180 के केस में जब कभी कोई इलेक्ट्रिक लाइन किसी सरफेस में एंटर करती है तो उस कंडीशन में वो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 180, तो यहां पे माइनस का ES आ जाता है। तो बच्चों एक चीज जरा ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा यहां से एक पॉइंट आ रहा है कि एंटरिंग फ्लक्स, जब भी लाइन किसी सरफेस में एंटर करती है तो एंटरिंग फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव है, और जबकि जो एग्जिट फ्लक्स है, जो कमिंग आउट फ्लक्स है, वो कैसा है, पॉजिटिव है। और इन तीनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज बड़े अच्छे से यहां पे समझ में आ रही होगी कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें कब ऑब्टेन्ड होता है, जब प्लेन जो है सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इसीलिए मैं डेफिनेशन में बार बार आपको बोल रहा था कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेसेस प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंप्लीट किया। कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। डिमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे इसका ml³ T-3 A-1। और हां, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रहा है तो उसकी वैल्यू को कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव, जबकि जो कमिंग आउट फ्लक्स होगा, सॉरी एंटरिंग फ्लक्स, मैंने उल्टा बोल दिया, एंटरिंग फ्लक्स जो होगा वो कैसे होगा, नेगेटिव होगा, जबकि कमिंग आउट फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एंट्रिक फ्लक्स 180 डिग्री एंगल बना रहा है तो आपको पता है फाई E इज इक्वल टू ES cos 180 हो जाता है, और जबकि जो कमिंग आउट फ्लक्स है वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो आप देखेंगे 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे जो बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है इस तरीके से आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट, इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, इन्होंने क्या रखा है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू, इन्होंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो इस तरीके से वेक्टर E इज इक्वल टू दिया है 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. Okay. What is the flux of this field through a square 10 सेंटीमीटर साइड? एक कोई स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 into 10 की पावर कितना है, -2 मीटर। और प्लेन की अगर हम लोग बात कर लें, यहां पे जैसे सपोज ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y है, ये z है, और आपने देखा कि whose plane is parallel to the yz और whose plane is parallel to the yz। अगर प्लेन yz है तो उसका एरिया वेक्टर बच्चों अगर आप देखेंगे वो किस एक्सिस में जाएगा, x एक्सिस में जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आई कैप क्या इंडिकेट कर रहा है, x एक्सिस में ऑलरेडी है ही यहां पे। तो यहां अगर हम लोग बात कर लें, जैसे L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इतने मीटर दिया है, अगर हम लोग इसके एरिया की बात कर लें तो स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर S इज इक्वल टू एस आई कैप हो जाएगा, या हम इसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 ये आई कैप, ये इतने मीटर स्क्वायर मेरे पास में इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अगर यहां हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हमें मालूम है कि वेक्टर E डॉट वेक्टर S होता है, तो वेक्टर E की वैल्यू यहां पे आपको पता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 आई कैप, और डॉट यहां पे अगर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा
100 इंटू 10 टू दी पावर -4 आई कैप। तो इस तरीके से आप देखेंगे दैट इज 300 इंटू 10 टू दी पावर -1 आई डॉट आई की वैल्यू 1। तो आपका आंसर आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। ओके, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से फर्स्ट केस का यहां पे आंसर को फाइंड आउट किया। सेकंड केस में जैसे ये लोग कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अगर भैया ये कहते हैं कि प्लेन मेक 60 डिग्री, तो आपको ये 90 - 60 करना पड़ता, लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल टू द प्लेन, तो हमें कुछ नहीं करना। यहां पे सीधे सीधे थीटा इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे यहां पे 60 डिग्री, और फाई ई इज इक्वल टू जब लगाएंगे ES cos 60, तो आप देखिए जरा ES का वैल्यू ऊपर 30 आया ही है, और cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। तो ये मेरे पास में इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सामने स्क्रीन पर है। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू आपको दिया है 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और इन्होंने क्या रखा हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई फाइंड आउट करना है, और एरिया दे दिया डायरेक्टली 20 यूनिट, यहां पे एरिया दे दिया है, और आपसे यह भी कह रखा है कि एरिया 20 यूनिट होने के साथ साथ ये कौन सा है, वाईजेड प्लेन है। तो बच्चों अगर वाईजेड प्लेन है तो एरिया वेक्टर किस एक्सिस में जाएगा, एरिया वेक्टर तो हमेशा नॉर्मल होता है, तो वाईजेड का नॉर्मल क्या होगा, एक्स। तो हम लोग चाहें तो इसे 20 आई कैप भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जब फाई ई निकालेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ई की जगह हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और एस को लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा 20 आई कैप, जैसे जे और के नहीं है तो इसे 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं। आई का आई से, जे का जे से, के का के से करेंगे तो 26 का कितना हो जाएगा 120, आई डॉट आई की वैल्यू 1, और ये सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चूंकि इन्होंने यूनिट नहीं दी थी, इसमें यूनिट वर्ड यूज कर रहे थे, इसलिए हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, तो केवल यहां पे हम लोग चाहें तो एक यहां यूनिट शब्द ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा। 120 यूनिट लिखते हैं यहां पे। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या रखा है, ए सर्कुलर प्लेन सीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। इन्होंने क्या रखा है, एक कोई सर्कुलर प्लेन सीट है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे दैट इज 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, is placed in a uniform electric field. Uniform electric field E is equal to 5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कॉलम, इतनी फील्ड में रखा हुआ है, मेकिंग 60 डिग्री एंगल। यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं विद द फील्ड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। देखिए अभी तक स्क्वायर चलता था, तो स्क्वायर के लिए एरिया हम लोग क्या ले लेते थे, साइड स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, एक हमारे पास में सर्कुलर प्लेन सीट है, तो आप या तो ऐसे कर लीजिए कि सर्कुलर प्लेन सीट का एरिया पहले फाइंड आउट कर लीजिए पाई आर स्क्वायर से। तो पाई का वैल्यू आपको मालूम है 3.14, और आर स्क्वायर यहां पे रखेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे। तो ये अगर आप देखेंगे 3.14 और ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -4, तो आपको देखने को मिलेगा 3.14 इंटू 10 की पावर -2 इतने मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में इसका एरिया आ जाएगा। ओके बच्चों, अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लें तो फाई इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है दैट इज ES cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में कितना दिया गया है, दैट इज 5 इंटू 10 टू दी पावर 5, और S यहां पे एरिया S की जगह A ले लीजिए, मैंने A लिया हुआ है, तो A 3.14 इंटू 10 की पावर कितना -2, और cos थीटा यहां पे अगर हम लोग चाहें तो cos 60 की वैल्यू आपको पता है दैट इज 1/2। तो जब हम लोग यहां पर वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करेंगे तो 5 4 जा ये कितना 20, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। नहीं, यहां पर एक चीज हम लोगों ने थोड़ी सी ध्यान देनी है, और कि अ सर्कुलर प्लेन सीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर सीट 60 डिग्री बना रही है तो सीट का जो नॉर्मल है वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा
सीट का नॉर्मल जो है वो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, ये चीज यहां पे हम लोगों को थोड़ी सी समझनी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 90 माइनस 60, तो ये आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री एंगल आएगा। और जब 30 डिग्री एंगल आएगा तो cos 30 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, √3/2 होती है। तो यहां जब हम लोग इनकी वैल्यू पुट करें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वैल्यू पुट करने पे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो पावर तो अपने पास में यहां पे 10 की पावर 3 हम लोग देख लेंगे, और वैल्यू जब हम लोग 5 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसा करें, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 3.14। लेकिन यहां पे ऑलरेडी एंगल बेटा 60 डिग्री ही लिया है इन्होंने, तो हम लोग यहां पे इसके एंगल को 60 डिग्री ही करके रखेंगे, क्योंकि पहले से इन्होंने नॉर्मल टू द प्लेन किया है। तो जो पहले हम लोग कर रहे थे वो हम लोगों की वैल्यू सही थी, यहां पे 60 डिग्री ही एंगल लेंगे, और जब 60 डिग्री एंगल लेंगे तो यहां पर ये 1/2 ही आएगा, और जब ये 1/2 आएगा यहां पर, तो इस केस में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 7.85। पावर थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, पावर यहां पे 3 आना चाहिए, यहां पे पावर -7 दिया है, तो वो आप देखेंगे इस तरीके से, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और उनके लिए आप अगले वीडियो में देखेंगे।